जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यानी कि 29 फरवरी को आपका साइंस का पेपर था। तो आज हम लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेंगे, तभी आप लोग आंसर की मैच करेंगे। आंसर की मैच करने का फ़ायदा एक ये है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आपको अनुभव हो जाएगा कि आपने कितना क्या लिखा था, उतने हमारे हिसाब से नंबर आए हैं या नहीं है, वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे को आंसर की मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, आपके दर्पण आपको दिया गया सम्मुख फोकस दूरी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीधा आभासी बड़ा। क्या होगा? सीधा आभासी बड़ा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किस किस छात्र के कितने कितने विकल्प सही गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक लेंस से 2.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। लेंस का यह लेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा 0 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? बैगनी यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा इनका तुल्य प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? टंगस्टन का बना होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी छात्रों इसको सही किया होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8 यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया आपको यहाँ पर दी गई है। ये आपको अभिक्रिया दी गई, इसमें आपको यहाँ पर बाई की जगह क्या फिल करें ताकि आपकी अभिक्रिया बन जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? SO2 यहाँ पर बाई की जगह फिल किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय रबड़ है? तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा NaHSO4 सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ आपको ऑप्शन नंबर H2S यहाँ पर आपको भरना होगा। यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? H2S। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा मैट में मुख्यतः होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर CUSSFES। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? CH3COOH। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर हमारा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा CH3H8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा मुकुलन। क्या होगा? मुकुलन यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है मनुष्य में वक्र किस यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17
कह रहा है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा गिरजाघर में। कहाँ की थी? गिरजाघर में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मादा जननतंत्र में किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा गर्भाशय। क्या होगा? गर्भाशय यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुंकेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा या कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किसके कितने विकल्प सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा उपखंड बा है। तो यहाँ पर उपखंड बा में आपको केमिस्ट्री से यानी कि फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं? फिजिक्स से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि आपको वी यू के मान बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा यू का मान कितना होगा? -8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारा वी का मान होगा 40 सेंटीमीटर। कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत हो तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको आवर्धन भी ज्ञात करना है और v का मान ज्ञात करना है। तो v का मान कितना होगा? -50 सेंटीमीटर, और जो हमारा आवर्धन यानी कि m की वैल्यू हमारी 2 आएगी। कितनी आएगी? 2। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा R1 पे कितना मतलब कि विभवांतर होगा? R1 पे हमारा यहाँ पर विभवांतर होगा 9 वोल्ट, और R2 पे यहाँ पर हमारा होगा 9 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर पूरा वो पूछ रहा है विभवांतर भी ज्ञात किया, तो हमारा विभवांतर कितना आएगा? 15 वोल्ट हमारा विभवांतर निकल कर आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि घरेलू वैद्युत विवरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित की कार्य प्रणाली व आवरण के रंग लिखिए। जीवित तार, भूसंपर्क तार, उदासीन तार। इसके बाद यहाँ पर और वाला कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ के नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसके बाद यहाँ पर हमारा भाग 2 आता है, उपभाग 2। यहाँ पर आप लोगों से रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि संतुलित रासायनिक अपक्रियाएं आपको लिखना है। तो हम आप लोगों को रासायनिक अपक्रियाएं बताते जाएंगे, वहाँ पर आपको यहाँ पर मैच करते जाना है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना। तो यहाँ इसकी हमारी अपक्रिया क्या होगी? इसकी आप अपक्रिया लिखेंगे 2PB, आप लिख के जाएंगे 2PB ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस 2, ऐसे करेंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 2PBO, फिर आप लिखेंगे 4NO, फिर आप लिखेंगे 4NO2, फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा O2। तो ये हमारी पहले की रिएक्शन होगी, आप देख लीजिए किस प्रकार से की गई है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से अब क्रिया करनी है, तो आप इसको भी देख लीजिए। आप लिखेंगे 2CH3 COOH प्लस Na2CO3, फिर आपको यहाँ पर डैश 2CH3 COONA, फिर आपको प्लस लगाना होगा, फिर आपको CO2 लिखना है, फिर आप प्लस, फिर आप H2O लिखेंगे। तो ये हमारी सेकेंड की अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड वाला कह रहा है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। तो आप क्या लिखेंगे? ZN, फिर आपको लिखना होगा AgNO3 आपको लिखना होगा, फिर आपको यहाँ पर डैश का निशान लगाएंगे, मतलब कि एरो का निशान लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे ZnNO3 का होल ट्वाइस, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे Ag। तो ये आपकी थर्ड वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 है। तो 4 कह रहा है सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड्स विलयन से क्रिया। तो यहाँ पर इसकी हमारी रिएक्शन क्या होगी? आप लिखेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2, क्या लिखेंगे? BaCl2, फिर आप एरो लगाएंगे,
फिर आप यहाँ लिखेंगे BaSO4, फिर आप लिखेंगे 2NaCl। क्या लिखेंगे? 2NaCl। तो ये आपकी क्रिया सारी हो गई। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। समजातीय श्रेणी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालकर लिखना था। तो हमारे सभी छात्रों ने हेडिंग डालकर लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर आपसे IUPAC नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पहले का IUPAC नेम होगा एथेनोइक। क्या होगा? एथेनोइक होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो कह रहा है इसका CH3 CH2 CH2Cl। तो यहाँ पर हमारा इसका IUPAC नेम होगा 1-क्लोरो। क्या लिखेंगे आप लोग? 1-क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे? 1-क्लोरोप्रोपेन लिखना होगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं प्रोपाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? प्रोपाइल क्लोराइड आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग एथीन लिखेंगे, थर्ड वाले का एथीन लिखेंगे, इसका IUPAC नेम एथीन होगा। इसके बाद यहाँ पर खा वाला यहाँ पर कह रहा है कि साबुन क्या है, और साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। साबुन की 2 विशेषताएं भी लिखिए। इसके बाद अथवा में कह रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। इसके बाद खा वाला कह रहा है कि pH मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। इसके बाद गा वाला कह रहा है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। इसके बाद यहाँ पर हमारा उपभाग 3 आता है। तो उपभाग 3 कह रहा है भोजन में पाचन के लिए लार्व की भूमिका क्या होती है। वो यहाँ पर जो लार्व में हमारे जितने भी तत्व, जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको सारा कुछ खत्म कर देता है। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही लिखना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। इसलिए हमारे ओजोन जो लेयर है हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्वपरागण और परपरागण में विभेद कीजिए। तो अब ये अपने आप होता है, ये 2 जीवों के मिलने पर होता है। तो आप ये बता सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं ये पुष्प में एक ही पुष्प में हो जाता है, और परपरागण 2 पुष्प के मिलने से ट्रांसफर करने से होता है। तो आप ऐसे लिख सकते थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं जिब्रेलिन। इसके बाद आप लिख सकते हैं जिब्रेलिन, और दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दूसरा पादप हार्मोन क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पौधों में रंध्र की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये मैंने बताया भी था। मैंने कई सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर करा रखे हैं, इसमें मैंने बताया था क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जितने बच्चों ने इस वीडियो को कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो उनको ये काफ़ी पता चल गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा है मानव में प्रकणाणु नेफ्रॉन की जो डायग्राम बनाकर आपको उसका वर्णन करना था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोग के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये था हमारा 29 फरवरी आपका क्लास 10 का साइंस का पेपर। तो आप सभी लोग इस पेपर को जल्द से जल्द आंसर की मैच कर लीजिए और अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।